सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड टिल SPDF मेटल नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। बट आज का जो टॉपिक है ये ट्रेंड्स के ऊपर है, और ट्रेंड्स आपको पता है जो कपड़े पहनने वाले हैं उनका ट्रेंड नहीं चल रहा है यहाँ पर। कौन सा चलने वाला है हमारे पास? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड चलने वाला है, और ये आप लोगों के पास इंटरेस्टिंग और आसान और कॉन्सेप्चुअल तीनों ही चीज़ें आपके पास आने वाली हैं इस टॉपिक में। बेटा सबसे पहले आपके पास NCERT बोलती है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले देखिए पीरियोडिक ट्रेंड्स वर्ड यूज़ किया है। तो पीरियोडिक मतलब जो चीज़ें हमारे पास सेम तरीके से होने वाली है। पीरियोडिक मतलब क्या था, बताया था आपको। पीरियोडिसिटी से क्या वर्ड आया था कि जो अपने आप को रिपीट करे, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। तो यहाँ पर जो ट्रेंड्स मतलब चेंजेस जो हमारे पास आने वाले हैं वो कुछ टाइम के बाद अपने आप को सेम तरीके से ही ऑब्जर्व आपको होंगे। सो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग कुछ ट्रेंड जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा आने वाला है, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। देखिए एटॉमिक रेडियस को निकालने का अगर मैं बात करता हूँ कोई तरीका है तो एज सच कोई तरीका नहीं, एज सच एटॉमिक रेडियस को निकालने का कोई तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा एटम की कोई डेफिनेट बाउंड्री तो थी ही नहीं, और एट द एंड हमें ये भी पता था कि इलेक्ट्रॉन एंड कहाँ पे मिलेगा ये भी हमें नहीं पता। ये देखा था कि देयर इज नेवर ऐसा कोई कंडीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, कभी ऐसा था ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफाइंड बाउंड्री ना होने की वजह से एटम का रेडियस निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी हम जुगाड़ू इंसान हैं और हमने कुछ ना कुछ कर करके इतना डीप में घुस घुस के हम लोगों ने सारी चीज़ें निकाल रखी हैं। तो सबसे पहले जो एटॉमिक रेडियस है बेटा, इसको हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम लोग जो है जनरली निकाल पाते हैं। एटॉमिक रेडियस आप लोगों के पास तीन तरीके की आने वाली है। एक आएगी आपके पास कोवेलेंट रेडियस, एक आएगी आपके पास मेटेलिक रेडियस, और तीसरी आएगी आपके पास वॉन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कोवेलेंट रेडियस। बेटा कोवेलेंट रेडियस आप लोगों के पास हमेशा नॉन मेटल के केस में आते हैं। अब ये निकालते कैसे हैं तो आप खुद सोचो, जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट की आप एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं बना पाए तो आप रेडियस कैसे निकाल दोगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो होता क्या है कि आपके पास मान के चलिए क्लोरीन का ये था एक मॉलिक्यूल, तो अब एक और क्लोरीन ने अपने आप को ऐसे बाउंड कर रखा, ठीक है। उसके बाद आप यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस को देख लेते हैं, इसके सेंटर ये वाली डिस्टेंस को आप देख लेना और उस डिस्टेंस को आप डिवाइड बाय 2 कर देना, क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कोई डिफाइनिंग बाउंड्री नहीं है। लेकिन जब वो कंबाइन हो जाएंगे तो हमें पता है कि हाँ भाई इतना इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली, चैप्टर 1 में भी निकाल लिया था। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से जब हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता पड़ेगा तो उसको हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कोवेलेंट रेडियस इन टर्म्स ऑफ नॉन मेटल्स, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। एक्चुअल में आप लोगों की किताब में सिर्फ बेटा एटॉमिक रेडियस दे रखा है, और मैंने आपको 3 तरीके के रेडियस बताए। कौन कौन सा? कोवेलेंट, मेटेलिक और वॉन डेर वाल्स रेडियस। अब इनमें अंतर क्या होता है? देखो कोवेलेंट रेडियस तो आपको दिख गया है, बेसिकली हमारे पास किस किस के लिए आ रहा है, नॉन मेटल के केस में आ रहा है। मेटेलिक रेडियस जिसको हम लोग क्रिस्टल रेडियस ही बोलते हैं, मेटेलिक रेडियस इज आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल रेडियस। हालांकि उसको भी नापने का तरीका यही होता है, उसको भी नापने का तरीका यही होता है, बट वो जनरली मेटल्स के लिए वैल्यू होता है। किसके लिए वैल्यू होता है बेटा? मेटल्स के लिए वैल्यू होता है। और ऐसा पाया गया है कि आपके कोवेलेंट रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। यानी कि अगर बात करता हूँ सबसे जो कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस में ज़्यादा रेडियस किसका आएगा, तो आप क्या आंसर देंगे? मेटेलिक रेडियस आएगा, क्योंकि उसमें ना इतना डीप इनफोल्डिंग नहीं जाती है एक दूसरे के अंदर। जैसे इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा म्यूचुअल शेयरिंग से, उसमें जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है तो उसमें आराम थोड़ा दूर मतलब चिपक जाते हैं। तो ऐसे समझो कि थोड़ा सा इस तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास ये थोड़ा सा जो है डिस्टेंस आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के रेडियस में। हाँ बाय 2 तो बेटे से भी करना पड़ेगा, डिस्टेंस तो आप यही निकालोगे और इसमें आपको बाय 2 तो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के रेडियस पर, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है
और थोड़ा सा छोटू सा कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं, पर अगर आप समझ पाएंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। सो यहाँ पर अब हम लोग कोवेलेंट रेडियस को देखते हैं कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। एक्चुअल में कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं कोवेलेंट देख लिया, वॉन डेर वाल रेडियस देखना था, राइट। वॉन डेर वाल रेडियस उन एलिमेंट के लिए पाया जाता है जो जनरली तो नोबल गैस रहते हैं, जैसे कि हीलियम। ये कभी आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, राइट। हीलियम कभी भी आपस में He2 कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि भैया वो स्टेबल होता है, इनर्ट होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। होता क्या है वॉन डेर वाल रेडियस में, ये आपको समझना है। दरअसल ऐसे एलिमेंट कुछ इस तरीके से आते हैं कि मान के चलो ये एक हीलियम का एटम, ये एक हीलियम का दूसरा। यहाँ पर क्या हुआ कि हीलियम, इन दोनों के पास ही आउटर मोस्ट शेल में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एक हीलियम और ये हीलियम को पास लेके आओगे, तुम कोशिश कर रहे हो कि जोड़ने की, लेकिन इन दोनों के इलेक्ट्रॉन इतने फुलफिल्ड है कि इनके यहाँ तक पहुँचने के बाद इनके न्यूक्लियस में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि इनको आप जोड़ ही नहीं सकते। इनको आप एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक ला सकते हो, लेकिन इनको जोड़ नहीं सकते। और उस डिस्टेंस को जहां तक आप लेके आ सकते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि दो एटम को जब आप लेके आ गए, ये क्या है इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और आगे की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा यहां से लेकर और यहां तक, अब आप खुद देखो ना, यहाँ पे तो इंटरट्वेनिंग थी, यहाँ पे थोड़े से अलग अलग हो गए, और यहाँ पर आप देखना जरा, ये क्या है, डिस्टेंस और डिवाइड बाय 2। तो आप खुद सोचो, जब डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो ये स्पेस भी तो खा गया है, तो बेसिकली ज्यादा आ रहा है। तो इसीलिए वॉन डेर वाल रेडियस तो हमेशा ज्यादा ही होता है। भाई कोवेलेंट रेडियस में अंदर चला गया, मेटेलिक रेडियस में थोड़ा बाहर की बाउंड्री पर था, और कोवेलेंट वॉन डेर वाल रेडियस में हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच ही है, क्योंकि ये कभी चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, ये वॉन डेर वाल रेडियस। जब आपके पास जो एलिमेंट्स हो पास आके एक डिस्टेंस तक रुक जाएंगे, कहानी भाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास ज्यादा आएगा। तो आपके पास अगर पूछा जाएगा इन तीनों में सबसे ज्यादा रेडियस किसका हुआ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस इज फॉलोड बाय मेटेलिक या क्रिस्टल रेडियस। तो ये आपके पास क्या आएगा, मेटेलिक या फिर क्रिस्टल रेडियस। और जो लास्ट वाला है वो आपके पास क्या है बेटा, हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास, कोवेलेंट रेडियस। तो इन तीनों में आपके पास कौन सा आता है ये आपको पता रहना चाहिए। अब एक चीज जो आपको यहाँ पर छोटी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, एग्जामिनर बड़े चालाक होते हैं, वो कह देंगे वॉन डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। तो आपको पता है कि रेडियस की टर्म्स तो ये ऑर्डर है, ये वॉन डेर वाल से आता है, बट जरूरी नहीं है कि आपको रेडियस की टर्म्स में ही दें। एग्जामिनर चालाक हैं, वो कह देंगे बताओ आपके पास इन टर्म्स ऑफ फोर्स कौन सा फोर्स इनमें सबसे ज्यादा होता है, तो कोवेलेंट फोर्स या मेटेलिक फोर्स या वैन डेर वाल फोर्स। तो बेटा याद रखना, आप लोगों के पास सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कोवेलेंट का, वैन डेर वाल फोर्स आर द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। उसमें बेटा हमारे पास सब जगह कोवेलेंट, कार्बन के कंपाउंड तो कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है। तो वॉन डेर वाल फोर्स अगर वर्ड आ जाएगा तो ये सबसे उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल जूम, यानी कि फोर्स की टर्म्स में कोवेलेंट सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय मेटेलिक, और वॉन डेर वाल सबसे बेकार। वॉन डेर वाल फोर्स सबसे बेकार, फिर मेटेलिक फोर्स, और सबसे बढ़िया कौन सी है, कोवेलेंट फोर्स। ये आप लोगों के पास कहानियां। अब बेटा इसके बाद आपके पास आता है कि जो एटॉमिक रेडियस है ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होता है। यहाँ पर आप लोगों का इंट्रोडक्शन होगा, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट से। ये टर्म आपको बार बार परेशान करती रहेगी अगर आपने आज यहाँ पर नहीं समझा। आइए समझ लेते हैं कि हमारे पास चीजें क्या रहती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रेंड बता देता हूँ कि है क्या। अगर मैं पीरियड में जाता हूं इधर से इधर की तरफ, राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या नंबर ऑफ शेल चेंज होता था, नहीं। सेकेंड पीरियड में तो ये भी सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड, सब सेकेंड पीरियड में ही, तो नंबर ऑफ शेल तो चेंज नहीं हो रहे। तो क्या एटॉमिक रेडियस चेंज होगा, देखना पड़ेगा।
सिर्फ शेल के ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड नहीं करता, राइट। लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो सीधी सीधी बात है, 2 से 3 जा रहा तो नंबर ऑफ शेल्स ही बढ़ रहे थे। तो ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ऊपर से नीचे जाते वक्त आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। पीरियड्स में हमारे पास बेटा चेंज होता है, जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास क्या चेंज आता है, आइए देख लेते हैं। मैं एक पीरियड उठा लेता हूँ, सेकेंड पीरियड। कौन सा उठा रहा हूँ, सेकेंड पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, फिर बीच के डी हटा दिए मैंने, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यहाँ पर आप लोगों को 1-2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, वो एक्सेप्शन रहता है नियॉन का केस का, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब अगर पीरियड की बात है तो हमारे पास एक चीज तो फिक्स है कि भैया ये 1 n=1 बीच में न्यूक्लियस है, और 2 का मतलब इसमें दूसरी शेल है, राइट। अब लिथियम के केस में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, बेरिलियम के केस में बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब ये जो कोर है यानी कि हमारा न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और आपके सामने जो फोर्स लग रही होगी वो कौन सी होगी, अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। अब यहाँ के केस में न्यूक्लियस एक ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस 2-2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जैसे जैसे आप पीरियड में जा रहे हो आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो आप लोगों के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिमिलरली यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऐसे 5, 6, 7, 8 पे रुक जाना। 8 का केस अलग है, तो 8 पे क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है बेटा, और उसका साइज जनरली बड़ा पाया जाता है। जो मेरे पास स्टैटिकल डेटा है इसमें अगर देखता हूँ तो लिथियम का जो मेरे को डेटा बता रखा है 1.23 और नियॉन का रेडियस बता रखा है 1.60। तो आप देखिए सबको ही पार करता हुआ नियॉन आपका निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्योंकि इसको छेड़ना नहीं है, इसका तो हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आती है, तो आप लोग जो बात करेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक की आप लोग रखेंगे, ठीक है। वेल अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर देखो, ये जो न्यूक्लियस है ये 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये वाला न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा खींचता जाएगा रिंग क्या होती जाएगी, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, श्रिंक होती जाएगी, तो साइज क्या हो जाएगा हमारे पास, छोटा हो जाता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, पढ़ाया ही जाता है कि 10th क्लास में भैया जो न्यूक्लियस इसको खींचता है वो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। नो, नॉट एट ऑल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो अब आएगा हमारे पास, वो देखेंगे क्या होता है एक्चुअल में। ये बात अभी आप मान के चल लो हाँ कि भैया क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है अक्रॉस द पीरियड, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाता है। बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो बस बता रहा हूं, आपके यूज में नहीं आएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर आप लोगों के पास Z माइनस सिग्मा रहता है। सिग्मा क्या है आपके पास, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसकी वैल्यू स्लेटर रूल से निकालते हैं। किस रूल से निकालते हैं, स्लेटर्स रूल। ये आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ोगे, इतना डीप जिसको अलग से पढ़ना है वो मेरे से पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं क्लास के बाद। तो स्लेटर रूल से हम लोग इस सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। तो यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहीं ना कहीं इस चीज पे तो डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने बोला या शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या बला है, आइए सुनते हैं। दरअसल में कहानी कुछ ऐसे होती है कि अगर मान के चलिए यहाँ पर मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ जिसके 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3, 3, 6, 7, 8 जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करता है इसके पास, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बेटा इलेक्ट्रॉन आ जा, क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है, वो तो उस इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहेंगे भाई ये बंदी हमारी,
इस पर एक नजर मत डाल दो, तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैपेसिटी इस न्यूक्लियस की डिपेंड करेगा भैया कि इसको बुला पाएगा या नहीं बुला पाएगा, ये न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। बट जो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसे आएगा, इन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। या फिर इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए इन इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन को पार करके जाना पड़ेगा, इसलिए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट ही बोल देते हैं। तो व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, द रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स या बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है कि वो अंदर न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पा रहा, वो आपके पास कौन सा इफेक्ट आएगा बेटा, आपका शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। और न्यूक्लियस की ताकत जिससे वो उसे खींचेगा वो उसका न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन नेट वैल्यू जो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की है वो क्या आती है, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि सिग्मा से निकालते हैं। सिग्मा की वैल्यू कैसे क्या होती है ये आप आफ्टर क्लास पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, क्योंकि बेसिकली सिग्मा जैसे दूर जाते हैं हमारे पास वो कम होता जाएगा, जेड बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, ये एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली धीरे धीरे जैसे जाएंगे तो कम होता जाता है, तो देखो ना ई बढ़ जाएगा, जब इसमें से आप कम माइनस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ जाता है और इसीलिए आपके पास पीरियड में साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा तेजी से खींचता है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास इसके आगे ये कहानी पूछ जाती है कि भाई एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऊपर से नीचे क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपके पास बढ़ जाती है, इतना तो क्लियर है। लेकिन आपके पास एक पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आपको देखा एल्यूमिनियम और गैलियम, इन दोनों का साइज लगभग सेम ही पाया जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम अगर आप जा रहे हो तो आपको दिख रहा है बीच में 10 डी के इलेक्ट्रॉन है, क्या है, बीच में 10 डी के इलेक्ट्रॉन है, और वो जो 10 डी के इलेक्ट्रॉन है ना उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से वो ज़्यादा रिपेल कर नहीं पाते इलेक्ट्रॉन को, तो लगभग एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज हमें क्या मिलता है, सेम मिल जाता है। तो रीज़न क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द शेल्स। जैसे आप ये देखो आपके पास 4 आपने ऑर्बिटल पढ़ी हैं, एस पी डी एफ, इनमें सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपसे पूछी जाती है, क्योंकि जो एस के इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से बहुत अच्छे चिपके रहना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई आई मत हमारे पास, तो तू दूर से बात कर जो बात करनी है। तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को तो बहुत रिपेल करते हैं, लेकिन जितने दूर के इलेक्ट्रॉन हैं, मान के डी वाला का शेल तो बहुत दूर है, उसे वैसे नहीं पता बीच में क्या है, तो कोई बाहर से कहेगा भाई मैं आ जाऊँगा, भाई मुझे नहीं देख रहा, तू भी आ जा, तू भी देख ले अंदर क्या है, तो वो दिक्कत पैदा नहीं करेगा इतनी, ठीक है। लेकिन अंदर वाले को जब पता है कि भैया अंदर जो है सॉलिड मटेरियल है बेहतरीन सा, तो दिक्कतें पैदा करेगा ना, उसे पता है अंदर अपना हिसाब है, भाई हम क्यों जाने दें किसी को, मुझे नहीं पता क्या है भाई, तुम्हें जाना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम और गैलियम क्यों साइज सेम होता है, ठीक है। दिस इज हाउ वी डील विद एटॉमिक रेडियस। अब आते हैं आयनिक रेडियस। देखो बेटा अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूँ तो जो चीज़ एटॉमिक रेडियस में फॉलो होती है वही चीज़ आयनिक रेडियस में ही फॉलो होती है, लेकिन आयनिक रेडियस आया है तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी, अब समझिए। आयंस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। अगर कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसको आप इस तरीके से दिखाएंगे कि ये आपकी स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो क्या बन गया है, कैटायन बन गया है, राइट। ऐसे ही उल्टा केस अगर मैं करता हूं, अगर कोई एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया है बेटा, हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया है। ये एनायन है, तो ये कैटायन और ये एनायन, यानी कि हाँ जी कभी कभी तो एनायन पॉजिटिव भी होता कभी नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कैटायन का पॉजिटिव और एनायन का नेगेटिव, राइट। अब बेटा ध्यान से एक चीज को सुनना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी रहती है और स्कूलों में जनरली टेस्ट में पूछा जाता है कि कैटायन इज फाउंड टू बी शॉर्टर देन इट्स पेरेंट एटम, या कैटायन रेडियस इज फाउंड टू बी शॉर्टर देन इट्स पेरेंट एटम, यानी कि जो बाप था, जो बेटा बना, उसका जो रेडियस है वो छोटा है बाप से। ऐसा क्यों? देखो बेटा, होता क्या है कि आप लोगों के पास कैटायन में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब मान के चलो ये आपके पास कहानी, ठीक है। अब ये कहानी थी तो न्यूक्लियस इन सब पे एक फोर्स लगा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो ये कैटायन बन जाएगा। ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पर अब ज्यादा फोर्स लगा पाएगा। पहले जो चीज 7 भाइयों में बट रही थी वो अब कितने में बटेगी, 6 में बटेगी, तो ज्यादा मिलेगी ना। तो ज्यादा मिलेगी तो न्यूक्लियस अब ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा इन सब चीजों को। तो जब ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास छोटा हो जाएगा। और इसीलिए पाया जाता है कि आपके पास इसका साइज छोटा क्यों होता है कैटायन का, क्योंकि आप लोगों के पास न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा पाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं एनायन की बात करता हूं तो मान के चलिए अभी ये मेरे पास नॉर्मल स्पीशीज थी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया। जब यहां पर आ चुका है, बेसिकली अभी नहीं आने नहीं दे रहा, अभी स्विंग इफेक्ट खत्म। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन अगर आ गया है तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस को तो अपना ही बच्चा मानेगा। अब तो ये इस न्यूक्लियस को तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो जो चार्ज इसने इनको पकड़ रखा था उसी में से थोड़ा बहुत इसको भी देगा, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, लूज हो जाएगा ना वो, और लूज होने की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा खुल जाएगा, और इस वजह से आपका जो एनायन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से अब वो जो पूरा चार्ज न्यूक्लियस 7 को दे रहा था या 6 को दे रहा था, यहाँ के केस में 3 3 6 को दे रहा था, वो किस में बटेगा, 7 में बटेगा, जिसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू घट जाएगी, और घटने की वजह से बेसिकली थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, और साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पाया गया कि जब आपके पास एनायन बनता है तो साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और जब कैटायन बनता है तो साइज क्या होता है, छोटा बनता है। आंसर लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल तो यही लिखा देते हैं कि भैया पॉजिटिव है, चला गया तो आराम साइज छोटा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की टर्म्स में आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास इतना टॉपिक आयनिक रेडियस के ऊपर खत्म हो चुका है, ठीक है, और आप लोगों से छोटे मोटे सवाल पूछता है, उन सवालों को देख लेते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास एक पीरियड चल रहा है, उसमें मान के चलिए आपके पास आया Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सर 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव में से 3 पॉजिटिव बड़ा, मतलब 3 देख के बड़ा लग रहा है। अरे नालायकों, 3 पॉजिटिव का मतलब तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कैटायन जितना बड़ा होगा उतना साइज इसका छोटा हो जाएगा ना, तो यानी कि आपके पास इन दोनों में से बड़ा साइज किसका है, Mg2 पॉजिटिव का। ये बात याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं एक नॉर्मल Mg और Mg2 पॉजिटिव में से किसका साइज बड़ा होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, Mg का बेटा, ये Mg का साइज बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं Mg2 नेगेटिव कर देता हूं या Mg नेगेटिव और Mg2 नेगेटिव कर देता हूं, तो इन दोनों में से साइज किसका बड़ा आएगा बेटा,
Mg2 नेगेटिव का, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतना साइज बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस को उतनी पावर ढीली करनी पड़ेगी, और जितना न्यूक्लियस ढीला करता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा बेटा, तो इसलिए 2 नेगेटिव वाला और बड़ा हो जाएगा। Mg नेगेटिव Mg से तो बड़ा होगा लेकिन, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं अरेंज करता हूँ तो देखो कुछ ऐसा आएगा, सबसे बड़ा साइज सबसे छोटा Mg2 पॉजिटिव का, फिर Mg पॉजिटिव का, फिर Mg का, फिर Mg नेगेटिव का और Mg2 पॉजिटिव का। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ऐसे, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, जितना बड़ा कैटायन उतना साइज उसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट उसमें भी दे सकता है एलिमेंट में, सेम एलिमेंट की स्पीशीज भी दे सकता है। बाकी ऊपर से नीचे वाला ट्रेंड तो हमेशा ही बढ़ेगा, वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ Li और Na में किसका ज़्यादा बड़ा होगा, भैया वो Na का ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Li और Na पॉजिटिव का भी दे तो भी Na का ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है छोटे मोटे एग्जाम्स में भी, और अच्छे खासे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-4 नंबर के मिल जाते हैं आपको फ्री फंड के। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपके पास एटॉमिक रेडियस का और आयनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट समझ में आती है इतनी चीज़ें। एक तो बेटा इसे करेक्ट कर लेना, Mg2 माइनस है ना, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होगी। अब आप NCERT पे आओ फटाफट से अपनी, यहाँ पर पकड़िए आयनिक रेडियस जो टॉपिक है आपके पास, द आयनिक रेडियस ऑफ F नेगेटिव इज 136 पिकोमीटर वेयर एज एटोमिक रेडियाई इज ओनली 64। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आया। F नेगेटिव ये आपके पास क्या आ गया, एनायन, इसका 136 और नॉर्मल फ्लोरीन का 64। तो यानी कि एनायन के आने के साइज क्या हो रहा है हमारे पास, बढ़ जा रहा है। और आगे देखिए इसी के आगे, ऑन द अदर हैंड एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 186। एटॉमिक रेडियस कितना दे रखा है सोडियम का, 186। ये नॉर्मल सोडियम है, बट जब ये कैटायन बना तो आपके पास कैटायन में कितना दे रखा है, 95 पिकोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के पास कैटायन और एनायन के आने की वजह से चीज़ें हमारे पास चेंज हो रही हैं। आगे देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज होती हैं बेटा, जिसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन तो है ना। तो हाँ, आप कोई सा ही बना सकते हो बेटा। Al3+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा Ne में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा F नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो आप कोई सी भी स्पीशीज बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव। यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है कि इनमें से अगर साइज अरेंज करना हो, तो बेटा मैंने आपको बता तो दिया कि हाँ, तो जो आपके पास नहीं सेम नहीं होगा, कैटायन वाले छोटे हो जाएंगे, एनायन वाले बड़े हो जाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ा कौन आ गया, O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव और सबसे छोटा Mg2 पॉजिटिव। जितना बड़ा कैटायन उतना साइज छोटा, ये हम लोग यहाँ पर भी देख चुके थे। जितना एनायन बड़ा उतना साइज बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास NCERT के हिसाब से भी हमारे पास चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, एनायन विद द लास्ट लाइन NCERT की इस टॉपिक की, एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव लार्जर रेडियस। इन दिस केस द नेट रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज एंड आयंस विल एक्सपेंड इन साइज। तो कहने का मतलब है कि जो आपके पास नेट रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन का, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो न्यूक्लियस खींच तो रहा ही होगा, पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट में कर देगा, कम कर देता है। या हाँ, क्योंकि पास होता है इलेक्ट्रॉन, तो उनका रिपल्शन ज़्यादा होता है। अब सोचो, यहाँ से कोई चीज़ इतनी दूर पे जाके अट्रैक्ट कर रही है, उसका इफेक्ट पहले आएगा या फिर रिपल्शन वाले। अगर रिपल्शन का फोर्स, वो भी 7-7 इलेक्ट्रॉन पास में बैठे हैं, तो भैया जो पास वाले हैं उनका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, जो कि उसको आउटवे कर देता है, ठीक है। इसमें सब तो नियॉन नहीं बनाएंगे, हाँ, सब नियॉन नहीं बनाएंगे, सब अपने आयंस बनाएंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बराबर होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे लेकिन साइज सेम नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन कर आ रही हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन लूज कर आ रही हैं, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, डिफरेंस आएगा। जहाँ पर अभी तो हमने देखा कैटायन के केस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर साइज कम हो रहा था। जितना बड़ा कैटायन उतना साइज कम हो गया बेटा, यहाँ पर जितना बड़ा एनायन उतना साइज बढ़ गया। Mg और Mg2+ में था नहीं, सबके लिए वैलिड है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है बेटा अकॉर्डिंग टू NCERT क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए बेटा, आयोनाइजेशन वर्ड से हम लोग ये तो जान चुके थे सेकंड चैप्टर से कि आयोनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देना। एक था एक्साइटेड, जहाँ पे एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जा रहा था,
लेकिन अब हमें दूसरे तीसरे का ख्याल नहीं रखना, इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देना, तभी तो आयनाइज बोलेंगे उसे। अब आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज, जब आप कोई चीज देंगे तो वो हमारे पास कैसी होगी, पॉजिटिव। याद रखना, एनर्जी इसको दी जा रही है, तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है और कैसे होता है, देखो बेटा, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालना है। जितनी एनर्जी आप देते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जो आप एनर्जी देते हो वो आपकी क्या आती है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये कैसे बढ़ेगी या कैसे घटेगी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद आप अपने आप बता दोगे। देखो यहां पर मान के चलो ये न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये कहानी है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे गया मैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थे, और मान के चलो यहाँ पर हमारे पास ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे मैंने भर दिए, जितने ही बने। फिर मैंने क्या किया कि आपके पास 3 शेल ले ली, 1 2 3 हो गए, यहाँ पे 2 ही थे, ये न्यूक्लियस आपके पास। अब यहाँ पर ऐसे भी ये भी भरा हुआ है, यही भरा हुआ है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूं, एक मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूं, और एक मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूं। किस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे सबसे कम ताकत देनी पड़ेगी, कैसे पता पड़ा आप लोगों को, फोर्स कम लग रहा है न्यूक्लियर का, यानी कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ठीक पकड़ा है। और यही तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी का खेल है भैया। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है वो आपके पास क्या आएगा बेटा, आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। सर ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं है, तो जैसे ही आप इसको निकालोगे आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। यानी कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा था मेरे पास शेल बढ़ रही थी, शेल बढ़ रही थी तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते जा रहे थे, और जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से मैं उतनी आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूँ। इसलिए ऊपर से नीचे आते वक्त आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, क्योंकि शेल बढ़ जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और शेल बढ़ जाता है ना, एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इतना लंबा आके ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना था जो कि न्यूक्लियस से बहुत तेजी से अटैच था। एक काम करो, यहाँ पे एक बच्चा आ जाओ, उसको फिर मैं समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। आ जाओ, आप ही आ जाओ, जिसको कन्फ्यूजन है कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे, क्या अंतर है। देखो बेटा, ये मेरे हाथ हैं और इन हाथों से मैं अभी एट्रैक्टिव फोर्स लगाने वाला हूँ। दो तरीके से एट्रैक्टिव फोर्स लगाऊंगा। पहले केस में जो मेरे पास छोटे मोटे वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हाइड्रोजन, ये मेरा हाथ न्यूक्लियस है और ये मेरी बाइंडिंग फोर्स है, क्योंकि भैया ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेरा इनर इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा सा है। अब आपको बेटा इन हाथ को हटाना है, हटा पाओगे? लगा लो जितना दम लगाना है, नहीं हट पाएंगे ना, क्योंकि इस समय पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड है। तो आपको हाँ हटा पाओगे। अगर आप कोई मेरे से तगड़ा बच्चा आ जाए और मेरे हाथ उठा के फेंक दे तो ठीक है भैया, आराम से हट जाएंगे ना, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। लेकिन आप जरा आप हटा के देखना, ये देखो यूँ हटा दिए इसने, क्यों? साइज बढ़ गया ना, इस न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई, हल्की सी ताकत लगाई उसने और मेरा इलेक्ट्रॉन छूमंतर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में था वो उस न्यूक्लियस के साथ बहुत कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट है। जितना कोर में जाते जाओगे वो इलेक्ट्रॉन के साथ उतना तेज अट्रैक्ट है। यानी कि इसको हट तो सकता है पर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ट्राई करेगा? करना है किसी को? करके देख लो, तुमसे तो नहीं हटेगा, ठीक है। लेकिन हाँ कोई आ गया सनी देओल टाइप का 2.5 किलो का हाथ लेके भैया जी, तो उड़ा देगा हाथ भी, वो तो नल उखाड़ देता है। हमारा हाथ क्या है? हाँ मतलब वही नल पंप। तो बेटा कहने का मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रॉन के क्लोज रहेगा उतनी आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन के क्लोज क्या रहेंगे तो छोटे होंगे, तो छोटा जितना बनता जाएगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी।
लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, छोटा होता है साइज, बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपने हल्की सी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन फॉर, यहाँ के केस में देखना जरा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये न्यूक्लियस से बहुत तेजी से अट्रैक्ट है, ये केस था ऐसा वाला और ये केस है ऐसा वाला, हटेगा तो सही पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक और केस आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा हमेशा याद रखना सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी अधिकतर केस में बढ़ती ही है। कैसे? आइए समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बाहर आपने निकाल दिया, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन तो गया, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को अब न्यूक्लियस ज़्यादा तेजी से खींचेगा ना, वही वाली कहानी हो गई ना कि आपके पास कम भाइयों में अब ज़्यादा चीज़ें बटेंगी। तो अब क्या हो जाएगा कि आपको एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस केस में कम इलेक्ट्रॉन देना पड़ा था, कम एनर्जी देनी पड़ी थी, सॉरी, लेकिन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हटाने के उसके मुकाबले ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। उसे बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, IE2। जो पहले इलेक्ट्रॉन आपने निकाला उसके लिए बोलेंगे हम लोग IE1। तो IE1 क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो वो आपकी IE1। तो IE2 हमेशा ज़्यादा ही होगी एज कंपेयर टू आपके पास किसके मुकाबले? IE1 के। IE2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो अब आप वो ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब आप एलिमेंट सेम ले रहे हैं। अब खुद सोचो ना कि मैं Na ले रहा हूँ, तो ठीक है भैया, एक इलेक्ट्रॉन उसका निकाल दिया तो अब बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन मैं कहूँ फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, इसकी अगर IE1 और IE2 कंपेयर करूँगा, जो कि अभी करूँगा, तो उसमें कुछ और खेल आएगा। वो खेल आपको समझना है। सब जगह ये कहानी नहीं है, ये कहानी IE2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन IE1। किस केस के लिए है? जब आप सेम एलिमेंट की कंपेयर कर रहे हो। यानी कि अगर मैं बात करूंगा Mg प्लस, Mg2 प्लस, Mg3 और इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि बेसिकली इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हुए जा रहे हो ना, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को और कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है न्यूक्लियस के सामने, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। तो सक्सेसिव ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव एलिमेंट के लिए, एक ही एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। सक्सेसिव मतलब उसी एलिमेंट के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक निकालते, तो ये आपके पास आता है सक्सेसिव का ट्रेंड। लेकिन अगर आप लोगों से कोई कहे कि कहानी सर थोड़ी सी उल्टी रखनी, पहले पीरियड का केस समझ लेते हैं। डाउन द ग्रुप तो समझ में आ गया, जितना बड़ा होगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब केस हम लोग पढ़ते हैं अक्रॉस द पीरियड के केस में क्या होता है। बेटा पीरियड के केस में अब आप समझ गए होंगे, साइज छोटा हो रहा था, साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे और पास आने की वजह से हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और इंक्रीज हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, लेकिन ऊपर से नीचे घटेगी। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस। लेकिन एक एक्सेप्शन नहीं, रीजन दूंगा आपको, एक्सेप्शन का रीजन मिलेगा। क्या है यहाँ पर देखिए, इधर एनर्जी या हीट जितना आप दोगे, बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, सेकेंड ग्रुप भी उठा लेता हूँ, Li Na, हो ये तो नीचे आ जाएगा, है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की सबसे ज़्यादा होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि भैया 8 के 8 फील्ड है, उसको तो हटेगा ही नहीं, उसको तो इतने इलेक्ट्रॉन, तो उसकी तो बहुत ज़्यादा है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो उसके ऑक्टेट में है ना बेटा, वो तो ऑक्टेट को हिलाने की मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की होती है, याद रखना। हीलियम से ज़्यादा नहीं होगी ना? हीलियम से ज़्यादा किसी की नहीं है, क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन वो भी इतने अंदर अंदर बैठे हुए हैं और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सब कुछ राजा बन के होता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है? हीलियम साहब की होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के केस में हमारे पास किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है? नॉर्मल ट्रेंड तो आप लोगों को ये देखने को मिलता, बट ऐसा नहीं होता है।
ऐसा पाया गया कि इस नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो ऑक्सीजन से ज्यादा। गड़बड़ नहीं होगी। ऐसा भी पाया गया कि इस बेरिलियम की इस बोरॉन से थोड़ी सी ज्यादा। अब ऐसा क्यों हुआ आइए देखते हैं। एक्चुअल में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें, मैंने आपको लिखवाई दो। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 1s2 2s1 1s2 2s2 और यहाँ पर देखना 1s2 2s2 2p1 राइट। इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें p से इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि थोड़ा दूर है। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ज़्यादा क्लोज अटैच है ना, तो इसलिए क्योंकि ये फुलफिल्ड भी है, एक तो स्टेबल भी है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप 2s से निकालोगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप किससे निकालोगे 2p से निकालोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मल बढ़ रहा था, लेकिन ऑक्सीजन के सामने ऐसी क्या सिचुएशन आ गई, क्या मजबूरी थी कि उसे घटना पड़ा, उसे झुकना पड़ा नाइट्रोजन के सामने। तो बेटा उसकी मजबूरी ये थी कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ तो 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा 1s2 2s2 2p4। आप लोगों को एक रूल बताया था जो आपको याद होना चाहिए कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। यहाँ पर 2p3 का मतलब नाइट्रोजन अपने हाफ फिल्ड स्टेज में है, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ, क्योंकि p में 6 और 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और 3 का मतलब ये हाफ फील्ड में है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड वाले स्टेबल ज़्यादा होते हैं, तो स्टेबल वाले में से आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ती है। जब आप ज़्यादा हीट देंगे इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा हुई, नाइट्रोजन की। दिख किसकी रही थी हमें, ऑक्सीजन की। हम तो एक ट्रेंड को लेकर चल रहे थे अक्रॉस द पीरियड, बढ़ा दो सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं बढ़ाना है, तरीके के साथ बढ़ाना है। तो इसका रीज़न आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किस तरीके से बढ़ेगी और क्या क्या उसमें वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, हाँ जी, जहाँ पे आपके पास 2p3 वाली कहानी आएगी ये आपको हर पीरियड में देखने को मिलेगी। हाँ, D5 के केस में भी आएगा, बिल्कुल यही चीज़ें आएंगी और ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड हमारे पास क्या रहते हैं। तो एक आयनाइजेशन, अब यहाँ पर भी एक चीज़ और आपसे पूछी जाती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी sp-df सेम कहानी है। सबसे ज़्यादा किसको दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, s वाले को, फिर p वाले को, फिर d वाले को, फिर f वाले को। जितना दूर होगा उतना आसान है ना चीज़ों को हटाना। अभी तो आपने देखा जितना दूर है न्यूक्लियस से, ओ सॉरी गलत ताली बज गई मतलब मेरा कहने का मतलब है अट्रैक्शन देखो ना यार, एक गलती हो जाए उसे पकड़ लो। तो कहने का मतलब समझ गए कि भैया हमारे पास जो अच्छे से अट्रैक्शन है इसको हटाने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन इसका क्या है, तुम यूँ हटा दोगे। अच्छा 2p2 ज़्यादा लेगा या फिर 2p4 ज़्यादा लेगा, किस में बात कर रहे हो? फिर तो जो अब आप खुद सोचो 2p1 और 2p4 में से कौन ज़्यादा लेगा बेटा, 2p2 और 2p4 2p2 और 2p4 में कौन ज़्यादा लेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, दोनों हाफ फील्ड होने वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हाफ फील्ड है तो मतलब आप खुद सोचो बेटा 2p2 का मतलब क्या हुआ, देखिए 2p2 का मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर p में बात कर रहे हैं, और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो उसको आराम अच्छे से खींचेंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन का फोर्स ज़्यादा है ना, न्यूक्लियर फोर्स, तो ऑब्वियसली बात है 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली हेल्ड करेंगे, तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। 2p2 और 2p4 का ऐसे केस समझो, ये देखो ये थे 2p2 और ये हो गए 2p4, तो और अंदर चला गया ना, वो क्लोज आ गया ना, वो 2p4 का मतलब क्या है, और क्लोज आ जाएगा, p में और इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना क्या होंगे, वो क्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियस। अगर वो एक गेन कर लेगा फिर तो उससे भी ज़्यादा, हाँ जब वो गेन कर लेगा तब कहानी फिर अलग आ जाएगी, फिर वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। गेन करने के बाद 2p3 अगर 2p2 वाला एक गेन कर लेता है, और तब तो फिर नॉर्मल केस ही आ गया ना बेटा, फिर तो 2p3 और 2p4 को कंपेयर कर रहे हो, और फिर तो मैं आपको बता ही चुका कि आपके पास 2p3 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर तो वो हाफ फील्ड वाली कहानी आ जाएगी, वो तो ये कहानी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा गेन करना ज़्यादा इजी पड़ता है या फिर मतलब वो एनर्जी के ऊपर है, वो अगली एनर्जी वही बताने वाला था। अब बेटा आपके पास मेरी किताब में 3.6a में कुछ ग्राफ दिए गए हैं और 3.6b में कुछ ग्राफ दिए हैं और 3.5 में भी ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, तो जो 3.5 का ग्राफ है वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विद एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 60 तक का,
यहाँ पर आप देखना जरा, एंथैल्पी जो आपको दे रखी है आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे टॉप पर जो कर्व आ रहा है उसमें हीलियम है, नियॉन है, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टन है, फिर जिनॉन है ना। और सबसे लोएस्ट देखोगे नीचे कौन कौन से हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट Li, Na, K, Rb, Cs, ये वाले एलिमेंट हैं, राइट। इसके अलावा आप नीचे वाला ग्राफ देखेंगे तो इधर देखो, एक ही पीरियड की बात कर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये वाला। अच्छा इसमें देखो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की थी, हमारे पास कहानी यही आई थी बेटा, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की थी। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो कहानी आई है वो हमारे पास क्या आई है, अगर आप देख पा रहे हो, बोरॉन की जो एनर्जी है बेरिलियम से कम है। तो यहाँ पर यही हुआ ना कि बेरिलियम की एनर्जी ज़्यादा है, देखो 899 और बोरॉन की 801। ये कहानी समझ में आ गई क्योंकि ये फुलफिल्ड में आ गया। अच्छा इसके आगे देखिए बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन केस में फिर से चेंज हुआ, तो आपको समझ में आ गया क्यों हुआ। उसके बाद आगे नॉर्मल बढ़ी और नोबल गैस में तो सबसे ज़्यादा हो गई, वो तो हमें साफ साफ दिखता है। अच्छा अब नीचे अगर हम लोग आ रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है। तो आपके पास ये कहानी आपके पास आराम से आ चुकी है और मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट वगैरह के सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और 2p इलेक्ट्रॉन मोर शील्ड, अब ये तो आपको पता है जितना ज़्यादा बाहर होगा उतने इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग जो है ज़्यादा होगी। सीधी सीधी बात है, इतना बाहर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ज़्यादा शील्ड करते जाएंगे ना उसे। बेटा अगर ये इतना बाहर है तो इसके अंदर ये वाले सारे इसको शील्ड करेंगे, जितना अंदर है उतना शील्डिंग कम होगी। तो जितना आपका SPDF में से बढ़ता जाएगा तो सबसे मैक्सिमम शील्डिंग किसके लिए होगी, F के लिए मैक्सिमम शील्डिंग होगी। फिर नोबल गैस में शील्डिंग ही नहीं होगी। नोबल गैस तो स्टेबल है, उसको तो हटा, उसमें से तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, शील्डिंग कह लो। नहीं मतलब अगर एक नया एटम जुड़ेगा वो अभी आपको पढ़ेंगे, जब नोबल गैस में नया एटम जुड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ेंगे, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। बस अभी के लिए एक छोटा सा टॉपिक जो इसमें रह गया है उसे आप समझिए। आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं अक्रॉस द पीरियड ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, कौन से लिखता हूँ, ये वाले लिखता हूँ, Li, Na, K इसको ले लेता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ Be, Mg और कैल्शियम, इनको ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखना ध्यान से, Li की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। सिमिलरली इसकी भी 3s2 बनेगी, इसकी 4s2 बनेगी और यहाँ पे हमारे पास 3s1 4s1, ये आप जान चुके हो, राइट। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये हमारा हाफ फील्ड है, ये हमारे पास फुल फील्ड है। तो ये तो पक्का है कि इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑब्वियसली बात है इन वाले एलिमेंट की ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज ऑफ ग्रुप 2 इज ग्रेटर, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालना पड़ेगा आप लोगों को, S2 में से, वो तो फुल फील्ड है ना, फुल फील्ड वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करता हूं, 2 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इसमें से एक S गायब होगी। अब यहां पर हमारे पास 1 1 आ जाएगा, ये नोबल गैस अचीव कर चुके हैं, अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करी ना, 1s2 का मतलब तो हीलियम। तो अब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इनकी ज्यादा होगी ग्रुप एलिमेंट की, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट की, एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। सेम केस इसमें भी हम लोग ले सकते हैं बेटा। इसमें क्या होगा देखो, नॉर्मल केस में हमारे पास ग्रुप 14 और इसको कंपेयर कर लेते हैं, किसको करोगे, 14 15 को करना चाहोगे या इसको करोगे, इसको करो, 15 और 16 को कंपेयर कर लेते हैं। देखो बेटा नॉर्मल केस में हमारे पास इसकी 2p3 इसकी 2p4, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2p3 वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड है। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट अगर आप निकालोगे तो इनकी ज्यादा पाएंगे। लेकिन कहानी को कर देते हैं उल्टा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी 2p2 और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी 2p3। तो अब की बार कहानी क्या हो जाएगी, उल्टी। तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 किस तरीके से करी जा रही है।
अगर आयनाइजेशन एनर्जी 1 कहता है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देख रहा है, 2 कहता है तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जिसमें से एक आप निकाल चुके हैं, दूसरे के लिए फिर आप चेक करो कहीं वो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड में तो नहीं जा रहा, और अगर ऐसा है तो आपके आंसर चेंज आ जाएंगे। इसके खेल आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से खेलती है अपने एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर मेरी बुक का 3.6 बताया गया है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट Na, Mg एंड Si। आपको कह रहा है कि Na की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा, हमारे पास 496, Mg की कितनी दे रखी है 7, और सिलिकॉन की 786, और पूछना किसकी रहा है कि एल्यूमिनियम की 485 कितना बोले 575 रहेगी या फिर 760 रहेगी, ये आपसे पूछा है, राइट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वही दिमाग लगाना है हमें, नॉर्मल वाला। क्या आपको मैंने अभी एक पीरियड में कैसे वेरी होता है ये दिखाया था, ये इसने थर्ड पीरियड के दे दिए, हमने किसके लिए रखा है सेकंड पीरियड के। कहानी तो यही रहेगी, इसको मैं मिटा देता हूं अभी के लिए। अब ध्यान सुनना, यहां पर हमसे पूछा है एल्यूमिनियम इसके पास रहेगा या इसके पास रहेगा। एल्यूमिनियम हमारे पास Mg के बाद आएगा, तो Na, Mg और फिर Al। जनरल ट्रेंड तो ये है कि इसका ये बढ़ रहा था, तो हमारे पास Na, Mg और Al का 760 आना चाहिए था, फिर सिलिकॉन आता है और हमारे पास 786। बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। लेकिन रुको जरा, सबर करो, यहाँ पर देखना जरा, Mg और Al का केस आपको बेरिलियम और बोरोन का केस नहीं दिखाई दे रहा क्या सिमिलर, यानी कि Mg वाला हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, और इस मतलब इसकी ns2 कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी np1 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की एनर्जी भैया Mg से कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब Mg की वैल्यू अगर 737 है, 760 तो कभी नहीं आ सकती, तो हमारा आंसर क्या आएगा 575 आएगा। तो इसलिए आपका आंसर चेंज आएगा, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg, जो कि हमारे पास किस में आता है ns2, ठीक है, 3s2 आता है ना उस केस में, और इसमें 3p1 आता है। 3s2 और 3p1 में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, किसमें ज़्यादा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसके केस में, क्योंकि ये फुलफिल्ड हो चुका है, इसमें से तो आराम से निकाल लोगे। इसलिए जो इसकी एनर्जी आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 575 आएगी। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।